वालेकुम एवरीवन। हम लोग फर्स्ट ईयर फिजिक्स का जो न्यू सिलेबस है 2025 के हवाले से इसको हम लोग डिस्कस करेंगे इन डिटेल। तो आपका जो पहला क्वेश्चन है, मैं चैप्टर 1 से स्टार्ट नहीं कर रहा, चैप्टर 2 से स्टार्ट कर रहा हूँ। अच्छा, चैप्टर 2 का जो नेम मेंशन है वो बेसिकली लिखा हुआ है आपकी बुक में अभी तक जो आएगी मार्केट के अंदर, उसके अंदर लिखा हुआ है मोशन एंड फोर्स। बेसिकली इस चैप्टर का नाम है वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम। तो इसका जो पहला क्वेश्चन बनता है वो ये है कि आपने बताना है स्केलर क्या होते हैं और वेक्टर क्या होते हैं। देखें, आप पहले तो ज़हन में ये बात बिठा लें, कोई भी क्वांटिटी हो उसके पास दो चीजें होनी चाहिए। मैग्नीट्यूड होनी चाहिए, मतलब उसकी मिकदार कितनी है ये उसको मतलब आपको पता होना चाहिए। नंबर 2, उसका यूनिट भी पता होना चाहिए। जो थर्ड वन है वो ये है उसके पास डायरेक्शन है या नहीं है। एक ऐसी क्वांटिटी जिसको मुकम्मल तौर पे आप लोग उसकी मैग्नीट्यूड से डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है, विद प्रॉपर यूनिट्स, देन हम इसे क्या कह देंगे कि ये क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी है। अगर इसके एग्जांपल देना चाहते हैं, टाइम है, करंट है, स्पीड है, तो ये तमाम क्वांटिटी स्केलर है। दोबारा रिपीट कर देता हूँ, स्केलर क्वांटिटी वो होती है जिसके पास मैग्नीट्यूड हो। मैग्नीट्यूड अब क्या चीज है, कोई भी नंबर है जैसे 174, ये क्वांटिटी कहलाएगी, सॉरी मैग्नीट्यूड कहलाएगी। दूसरा, उसके पास यूनिट होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, टाइम को आप सेकंड में मेजर करोगे, आप कहोगे 5 o'clock, ठीक है, या 5 सेकंड कह देते हैं। 5 उसकी मैग्नीट्यूड और सेकंड उसका क्या होगा, यूनिट होगा। लेट्स सपोज आप कहते हैं जी करंट 5 मिली एम्पेयर या 5 एम्पेयर करंट, 5 मैग्नीट्यूड होगी और एम्पेयर उसका यूनिट होगा। इसी तरह 5 मीटर पर सेकंड, तो 5 उसका क्या होगा, मैग्नीट्यूड नंबर है ना, और मीटर पर सेकंड उसका क्या होगा, यूनिट होगा। अगली बात, स्केलर्स आर एडेड डिवाइडेड, ठीक है, स्केलर को ऐड कर सकते हो, उसके बाद सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, ठीक है, मल्टीप्लाई कर सकते हो, डिवाइड भी कर सकते हो बाय अरिथमेटिक रूल्स। अरिथमेटिक रूल्स क्या होते हैं, जैसे आप सिंपली चीजों को ऐड कर रहे होते हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है, ये आपका एक बात समझ आ गई। अब दूसरी चीज समझते हैं, हमारे पास वेक्टर्स क्या चीजें होती है। देखिए, वेक्टर के पास तीन चीजें होंगी, मैग्नीट्यूड भी होगी, यूनिट भी होगा, डायरेक्शन भी होगी। अब देखें, द फिजिकल क्वांटिटी विच आर कंप्लीटली डिस्क्राइब बाय मैग्नीट्यूड with proper units as well as direction are called vector quantities। मसलन फोर्स, टार्क, टार्क क्या होता है, फोर्स और पोजीशन वेक्टर की जो क्रॉस प्रोडक्ट होती है। उसके बाद वेक्टर्स आर नॉट एडेड, वेक्टर को आप ऐड नहीं कर सकते, सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, डिवाइड नहीं कर सकते, मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। किस चीज से जी, किसी भी सिंपल सा कोई अरिथमेटिक रूल है वैसे आप लोग इसको ऐड नहीं कर सकते, सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, डिवीजन नहीं कर सकते। अच्छा, फिर इसको किस मदद से कर सकते हैं आप लोग, इसको वेक्टर एडिशन से आप लोग उनको ऐड कर सकते हो। वेक्टर मल्टीप्लिकेशन भी होती है, आगे जाके हम सीखेंगे, और वेक्टर की सब्ट्रैक्शन भी होती है। और किस रूल की मदद से होती है एडिशन और सब्ट्रैक्शन, हेड टू टेल रूल की मदद से होती है। तो आपका ये पहला क्वेश्चन हो गया, डिफरेंशिएट बिटवीन स्केलर क्वांटिटीज एज वेल एज वेक्टर क्वांटिटीज। तो आपको बड़ी तसल्ली से ये बातें समझ आ गई होंगी। अब देखें, अगला जो आपका टॉपिक है कि आप लोग वेक्टर्स जो हैं इनको कैसे जाहिर कर सकते हैं, ठीक है, डिस्क्राइब हाउ अ वेक्टर क्वांटिटी इज रिप्रेजेंटेड। तो अब देखिए जी, आपका पहला, वेक्टर को दो तरह से आप लोग जो है जाहिर कर सकते हैं। एक तो सिंबल के मदद से कर सकते हैं, उस मेथड का नाम होगा सिंबॉलिक मेथड। दूसरा, आप लोग ग्राफिकल मेथड होता है, एक लाइन ड्रा करते हैं, एक साइड पे एरो हेड लगा देते हैं, तो वो एक दूसरा तरीका है। तो अब देख लेते हैं, वेक्टर इज यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय बोल्ड फेस लेटर्स, दैट इज ए। फॉर एग्जांपल, ए होता तो सिंपल ए लिखते हैं, लेकिन अगर इसे गौर से देखें तो इसे काफी मोटा या गहरा करके लिखा हुआ है, इसे कहते हैं बोल्ड फेस लेटर्स। इज और बाय अ लेटर विद एन एरो ड्रॉन अबव और बिलो, या तो उसके ऊपर आप एरो हेड लगा दोगे या उसके नीचे एक आप लाइन लगा दोगे। तो ये एक मेथड हो गया।
अब जी इसके पास द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इज डिनोटेड बाय, मैग्नीट्यूड को जाहिर करने का ये तरीका है, मसलन ए लिख के उसके बाहर मॉडुलस डाल दे। अगर ऐसा नहीं करना तो सिंपल ए लिखा हो, ऊपर एरो हेड ना लगा हो या नीचे लाइन इसके ना लगी हो, तो फिर हम इसे क्या मानेंगे कि ये स्केलर क्वांटिटी है या उसकी मैग्नीट्यूड गिवन। अब दूसरा मेथड समझे, देखें ये एक उसने क्या कि यहां से लेकर यहां तक एक लाइन सेगमेंट ले लिया, यहां तक एक लाइन सेगमेंट ले लिया। लाइन सेगमेंट लेने के बाद एक एंड ये हो गया, एक एंड इस तरफ हो गया। एक एंड पे उसने क्या किया जी, उसने एरो हेड लगा दिया, ये आपको नजर आ रहा है तीर का निशान, इसको एरो हेड कहते हैं। यहां से लेकर इस जगह तक, इस जगह तक ये लाइन सेगमेंट की लेंथ है, ये आपको मैग्नीट्यूड देगी। और ये एरो हेड क्या प्रोवाइड करेगा, डायरेक्शन देगा। यही चीज लिखी हुई है, पढ़ भी लेते हैं इसको। वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय ग्राफिकली बाय अ डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, आप क्या लेंगे, लाइन सेगमेंट लेंगे विद एन एरो हेड इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर, वेक्टर की कोई डायरेक्शन होगी। अब लाइन की जो लेंथ है ये आपको क्या देगी, मैग्नीट्यूड देगी, ठीक है। इस बात को छोड़ दें, द लेंथ, इसको एक मिनट अरेज कर दें हम लोग ताकि आपको मुश्किल ना हो। द लेंथ ऑफ द लाइन, लाइन सेगमेंट करेस्पॉन्ड टू द मैग्नीट्यूड, वो आपको क्या देगी, मैग्नीट्यूड देगी। और उसके बाद एरो हेड इंडिकेट्स द डायरेक्शन, एरो हेड आपको क्या देगा जी, डायरेक्शन देगा। तो ये मेथड आपने लिख लेना और साथ में ये वाली आपने एक एरो लगा के, लाइन लगा के, लाइन सेगमेंट लेंगे, एक साइड पे एरो हेड लगा देंगे। तो ये दो मेथड थे, लेकिन बायोग्राफिकल मेथड जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन आता था। आगे चले जाते हैं जी हम लोग, ये वैसे आप लोगों का सिलेबस का हिस्सा तो नहीं है बट हमें पता जरूर होना चाहिए रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कौन से होते हैं या रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है। देखिए दो लाइनें हो या तीन लाइन, ये देखें ये दो लाइनें एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर पड़ी हुई है। एक लाइन अगर ऐसे है तो दूसरी उसके बिल्कुल वर्टिकल पड़ी हुई है, तो ये दोनों एक दूसरे के साथ 90 डिग्री के एंगल पे है। ये दो हो सकती हैं या तीन हो सकती हैं, एक दो तीन। तो दो या दो से ज्यादा, या दूसरे शब्दों में 2 or 3 लाइंस विच आर परपेंडिकुलर, ठीक है, टू ईच अदर, वो आपको क्या देंगे जी, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम देंगे। जहां पे ये इंटरसेक्ट कर रही होंगी वो ओरिजिन होगा। एक लाइन उसमें एक्स एक्सिस होगी, दूसरी वाई एक्सिस, तीसरी जेड एक्सिस। प्लेन में प्लेन होगा तो सिर्फ दो एक्सिस होंगे, एक्स और वाई। अगर 3D होगा, 3 डायमेंशनल होगा, तो उसकी 3 डायरेक्शंस होंगी। कौन कौन सी जी, एक्स वाई और जेड। बस इतनी बातें याद रख लें, ये आपका रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम कहलाता है। आगे चले जाते हैं जी, यहाँ पे दो टर्म मैं आपको लाजमी बताऊंगा क्योंकि आपके सिलेबस का वो पार्ट तो आई थिंक सो नहीं है बट यूज जरूर होनी है वो टर्मिनोलॉजी, इस वजह से सीख लेना बेहतर है। पहला है जी यूनिट वेक्टर, ये आप लोगों ने लाजमी सीखना है और ये आप लोगों की बुक में यूज भी होना है। तो चेक करते हैं कि यूनिट वेक्टर यहाँ पे कहीं आएगा, बल्कि उससे पहले आप ये हेड टू टेल रूल सीख लें। एडिशन कैसे करते हैं, क्या आगे यहाँ पे काम आना। देखिए आपके पास एक वेक्टर तो ये हो गया ना, ए वेक्टर ये है आपके पास, एक वेक्टर आपके पास ये है बी वाला वेक्टर। इनको हेड टू टेल रूल की मदद से ऐड करना, कैसे करें, देखें यहाँ पे ए वेक्टर डाल दिया आपने, जहां पे ए वेक्टर का हेड खत्म हो रहा है, बी वेक्टर की इसके ऊपर क्या ज्वाइन करवा दें, टेल ज्वाइन करवा दें। ये बन गया हेड टू टेल रूल। अब दो वेक्टर को मिला के आपने ए और बी को ऐड कर दिया टेल के साथ। अब ए वेक्टर की टेल के साथ टेल मिलाएं और बी वेक्टर के हेड के साथ एरो हेड मिला दें, तो एक नया वेक्टर आपको मिल जाएगा और ये वेक्टर क्या कहलाएगा, रिजल्टेंट वेक्टर कहलाएगा। अब ये पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन आता होता है कि रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है। तो ये देखें एक सिंगल वेक्टर जिसके पास दोनों वेक्टर का,
अच्छा, मैं ये कह रहा था दो वेक्टर्स को आपने ऐड किया तो एक सिंगल वेक्टर मिल गया। ये सिंगल वेक्टर दोनों वेक्टर्स का कंबाइन इफेक्ट है, ठीक है। तो इस वेक्टर को हम क्या कहेंगे, ये a प्लस बी वाला इज इक्वल टू इसके r लिखेंगे, वो रिजल्टेंट वेक्टर को शो कर रहा है। अच्छा देखें, आप a के अंदर b ऐड कर दें, a वेक्टर के हेड के ऊपर b वेक्टर की टेल ज्वाइन करवा दें, या पहले आप नीचे b वेक्टर रख लें उसके ऊपर a वेक्टर ज्वाइन करवा दें, आंसर आपको रिजल्टेंट का फिर भी वही लाइन मिल रही है। ये देखें, ये मैं इसको बोल्ड भी कर देता हूँ, यही लाइन मिलेगी। a प्लस बी करो या b प्लस a करो, आंसर सेम है। तो इस तरह की प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं वेक्टर एडिशन इज अ कमोटेटिव। सो द वेक्टर एडिशन इज कमोटेटिव। अगर ये वेक्टर एडिशन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नहीं आता तो आपसे वो कहेगा प्रूव दैट a प्लस बी इज इक्वल टू b प्लस a, यानी आपने ये तमाम वर्किंग करके दिखानी, ये वाली और ये वाली बातें लिखेंगे। इसको पढ़ भी लेते हैं कि ये याद क्या करना। सबसे पहले कंसीडर टू वेक्टर्स a एंड b। आपके पास दो वेक्टर्स हैं, देयर सम इज ऑब्टेन बाय ड्राइंग देयर रिप्रेजेंटेटिव लाइंस इन सच अ वे दैट टेल ऑफ b कोइंसाइड विद द हेड ऑफ वेक्टर a। देखें, मैंने आपको क्या बोला था, आप a वेक्टर को ऐसे अलाइन कर दें, b वेक्टर की टेल a के ऊपर क्या कर दें, ज्वाइन कर दें। आगे बढ़ते हैं जी। नाउ इफ वी ज्वाइन द टेल ऑफ वेक्टर a टू द हेड ऑफ b, यानी आपने ये वाला काम किया, a वेक्टर की टेल के साथ टेल मिला दी, b वेक्टर के एरो हेड के साथ एरो हेड मिला दिया, तो इट विल रिप्रेजेंट the sum of a plus b in the magnitude and direction। लाइन जो होगी यहां से लेकर इस जगह तक ये आपको मैग्नीट्यूड देगी रिजल्टेंट का, और ये एरो हेड आपको क्या दे रहा होगा, डायरेक्शन दे रहा होगा। अब देखें जी, ये तो आपने a प्लस बी किया ना, आप सिमिलरली क्या कर सकते हैं, सिमिलरली b प्लस a बाय डॉटेड लाइन, डॉटेड लाइन्स उसको हमने शो कर दिया हुआ है, तो वो भी आपको सेम यही चीज प्रोवाइड कर रहा होगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर नहीं आई तो आप मेंशन कर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, मैं आपको दोबारा समझा दूंगा। अच्छा जी, अब अगली चीज आप लोगों को यह सीखना जरूरी है कि ये यूनिट वेक्टर क्या होता है। देखें, यहाँ पे शब्द लिखा हुआ यूनिट, तो ये जो यूनिट है ना, इसका मतलब होता है वन। एक ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड कितनी होगी, वन होगी। अ यूनिट वेक्टर इज इन अ गिवन डायरेक्शन इज अ वेक्टर विद मैग्नीट्यूड वन इन दैट डायरेक्शन। देखें, यूनिट वेक्टर तीन तरह के होते हैं। एक्स डायरेक्शन में होगा तो उसे आई कहेंगे, वाई डायरेक्शन में होगा तो उसे जे कहेंगे, अगर जेड डायरेक्शन में होगा तो उसे क्या बोलेंगे, के कहेंगे। अब ये बात नीचे लिखी भी आएगी आपके पास, द डायरेक्शन अलोंग एक्स वाई एंड जेड एक्सिस रिप्रेजेंटेड बाय यूनिट वेक्टर्स आई जे के रिस्पेक्टिवली। देखिए, मैंने आपको पहले बताया आई के अलोंग क्या लेंगे, सॉरी एक्स के अलोंग आई, वाई के अलोंग जे यूनिट वेक्टर लेंगे, और जेड के अलोंग आप के यूनिट वेक्टर लेंगे। अब देखें, यूनिट वेक्टर जो है ना, उसके पास दो चीजें होनी चाहिए। कौन कौन सी चीजें होनी चाहिए, ठीक है। वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड होनी चाहिए, वेक्टर के पास उसकी डायरेक्शन होनी चाहिए। तो ये यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जो सिर्फ डायरेक्शन बताने के लिए होता है आपको। अब देखें, यूनिट वेक्टर का फार्मूला बनाना है, ये मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई हो रही है, वेक्टर के नीचे जाके क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। तो ये इक्वेशन कुछ इस तरह से लिखी जाएगी, ठीक है जी। ये मत समझिएगा कि मैंने इसको क्रॉस कर दिया है, ठीक है, मैं तो इसे बोल्ड कर रहा हूं। चले, अब ठीक हो जाएगा। अब यूनिट वेक्टर को ऑब्टेन कैसे करते हैं, तो पहले ही आपको पता चल गया मेरा बेटा। यूनिट वेक्टर को ऑब्टेन करने का मेथड ये है कि वेक्टर को उसकी मैग्नीट्यूड पे डिवाइड कर दो, तो क्या मिल जाएगा, यूनिट वेक्टर। मोस्टली आप लोग इसको आर से भी जाहिर करते हैं, वो लेकिन पोजीशन को बताने के लिए होता है, बट इट्स इनफ। आपसे डेफिनेशन पूछी जाएगी,
आपसे फार्मूला पूछा जाएगा और आपने ये बताना है कि 3 एमसीक्यूज हैं। एक्स के अलोंग यूनिट वेक्टर क्या होता है, वाई के अलोंग यूनिट वेक्टर क्या होता है और जेड डायरेक्शन के अलोंग यूनिट वेक्टर क्या होता है। ये आपने जहन में बात बिठा लेनी है। अगर क्वेश्चन चेंज हो जाए, हाउ यू कैन ऑब्टेन यूनिट वेक्टर, फिर क्या लिखेंगे, वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड प्रोवाइड यूनिट वेक्टर। बस इतनी सी बात। आगे चले जाते हैं। ये आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है। वैसे नल वो वेक्टर होता है जिसके पास मैग्नीट्यूड 0 हो और कोई आर्बिट्रेरी डायरेक्शन हो, स्पेसिफिक ना हो बल्कि कैसी हो, आर्बिट्रेरी हो। मिलता कैसे, वेक्टर को उसके अपोजिट या एंटी पैरेलल वेक्टर में जब ऐड करेंगे या नेगेटिव वेक्टर में ऐड करेंगे तो आपको नल वेक्टर मिलेगा। देखिए 0 के ऊपर एरो हेड लगाया हुआ है, इसका मतलब है ये 0 नहीं है बल्कि क्या है, नल वेक्टर है। इक्वल वेक्टर वो होते हैं जब दो वेक्टर की मैग्नीट्यूड भी सेम हो और उनके डायरेक्शन भी सेम हो। यहां पे लिखा हुआ है वेक्टर whose magnitude and direction are same। बस इतनी बात याद रखें। अच्छा, पैरेलल वेक्टर्स, दिस मींस दैट पैरेलल वेक्टर ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड आर इक्वल्स टू ईच अदर। तो यहां तक आपका पहला लेक्चर जो है वो मेरा एंड हो जाता है। अगले लेक्चर में मैं आप लोगों को लॉन्ग क्वेश्चन सिखाऊंगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आई होगी। तब तक के लिए इजाजत।